गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उपेन सिंह आपका स्वागत कर रहा हूं और आप देख रहे हैं सिंह क्लासेस फॉर मैथ्स एंड फिजिक्स। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12 जो कि हमारा है फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शंस हमारे डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मान के चलिए अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। क्लियर? तो फ्रिक्शंस को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल के लिए नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और नए नए वीडियोस का आप जो है बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ओके, जो कि हमारा है फ्रिक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि फ्रिक्शन है क्या। तो देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि फ्रिक्शन it is the force which oppose the relative motion between the two surface that are in contact with each other। यानी फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है जो दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसका अपोज करता है। अब यहां पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये होता है कि रिलेटिव मोशन क्या है। तो रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि जैसे अगर मैं ये कहूं ये एक सरफेस है, दूसरा सरफेस अगर मैं इसको ले लूं तो अगर ये देखिए हमारे इस पे हाथ में आपको दिख रहा होगा इस तरीके से ये रोल कर रहा है ना। तो फ्रिक्शन क्या होगा, इसके और हमारे हैंड के बीच में एक फोर्स लगेगा जो इसके ये मोशन जो हो रहा है ना, इस मोशन को अपोज करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो मोशन हो रहा था उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। कभी भी दो चीजों के बीच में जब मोशन होता है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनके बीच को उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। यानी ये भी कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है। इसकी जो डायरेक्शन है फ्रिक्शन फोर्स की, वो हमारे अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अगर मैं ऐसे कोई धक्का लगा रहा हूं किसी भी कार्टून बॉक्स में, अगर मैं ऐसे धक्का लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की ओर लगेगा। यानी मैं आगे की ओर पुश कर रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो पीछे की ओर लगेगा। समझ गए? तो ये हमेशा अपोज करता है किसका, अप्लाइड फोर्स का। ठीक है, चलिए उसके बाद हम समझते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शंस। प्रॉपर्टीज का मतलब इसके गुण होते हैं। तो क्या गुण है फ्रिक्शंस के? ठीक है, तो नंबर 1, फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यानी फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। हीट का मतलब आप ये कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे हम पर बिलीव करें कि फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। तो आपने कई बार इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कभी किसी बाइक से या कार से कहीं भी जाते हैं, जब हम 5, 10, 25 किलोमीटर का सफर करते हैं तो हमारी गाड़ी का इंजन हीट हो जाता है। ये आप कॉमन सी बात है, सबने महसूस किया होगा, है ना? होता है कि नहीं होता है? यस। तो उसमें क्या है कि जो हमारे गाड़ी के इंजन हीट हुआ उसके पीछे क्या होता है, हमारे जो मशीन इंजन होते हैं, इंजन के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर कोई रोल कर रहा है, कोई रब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये जो सब पार्ट्स होते हैं ना, है ना, एक दूसरे के ऊपर रोल करते हैं। तो जब रोल के समय हमारा फ्रिक्शन से एक्सर्ट होता है उनके बीच में, और उस फ्रिक्शन की वजह से वो पार्ट्स गर्म हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा इंजन हीट हो जाता है। तो फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। आप नॉर्मली हम अक्सर क्या करते हैं, ठंड के दिनों में अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हैं ना, है ना? अक्सर हम ऐसा किया है, खूब किया है ना? जब ठंड ज्यादा लग रही होती है तो अपन इस तरीके से हाथ रगड़ते रहते हैं। तो क्या होता है, उससे क्या हो जाता है, हमारे हाथ हल्के से वार्म हो जाते हैं, हल्के से हमारे हाथों में हीट जनरेट हो जाती है। उससे हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। तो कैसे हीट जनरेट हुई, हमने जब दोनों हाथों को रगड़ा तो हमारे हाथों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ। हम जब ऐसे करें तो फ्रिक्शन लगा, ऐसे करें तो भी फ्रिक्शन लगा, दोनों डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन लग रहा है। तो वो फ्रिक्शन की वजह से हमारे हाथों के बीच में हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे हमारे हाथ जो है वो वार्म हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये दो प्रॉपर्टीज है फ्रिक्शंस की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे फ्रिक्शंस डिपेंड करता है। ऑन व्हाट फैक्टर डज इट डिपेंड, यानी किन किन चीजों पर फ्रिक्शन फोर्स जो है ना वो डिपेंड करता है। हमें उन चीजों का नाम बताना है, वो पॉइंट्स का नाम बताना है। तो बहुत इजी है। नंबर 1, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस।
फ्रिक्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर का मतलब होता है कि जो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं वो सरफेस स्मूथ है या रफ है, ये नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर दो सरफेस बहुत ज्यादा रफ हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और अगर दो सरफेस स्मूथ हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। क्लियर है? यानी कि स्मूथ सरफेस के बीच में लेस फ्रिक्शन फोर्स होता है और रफ सरफेस के बीच में मोर फ्रिक्शन होता है। क्लियर है? इसीलिए हम जब किसी स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो हमें फिसलने का डर रहता है, और जब हम किसी रफ सरफेस पे या ग्राउंड में चलते हैं तो हमें फिसलने का डर नहीं रहता। लेकिन टाइल्स फ्लोर पे अगर चलते हैं ना, जो टाइलिंग जहां लगा रहता है, तो वहां हमें फिसलने का डर रहता है। क्यों? क्योंकि टाइल्स बहुत स्मूथ है ग्राउंड के कंपैरिजन में, तो टाइल्स वाले सरफेस पे चलने में हमें फिसलने की थोड़ी सी क्या रहता है, फिसल ना जाए। और जमीन पे हम दौड़ते हैं भागते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि जमीन रफ है। तो रफ सरफेस के बीच में ज्यादा फ्रिक्शन होता है, जिससे हम अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं और हम रन कर सकते हैं। क्लियर है इस बात का? सेकेंड पॉइंट है इसमें, फ्रिक्शंस डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट ऊपर है ना, तो इसका मास कितना है, समझ गए? ये हैवियर ऑब्जेक्ट है कि लाइटर ऑब्जेक्ट है, उसके मास पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आपने चीज देखा होगा, एक छोटा कार्टून बॉक्स होता है, छोटा जो चीज होती है ना, उसको इजीली पुश कर देते हैं या पुल कर लेते हैं या लिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हैवी चीज होती है ना, उसको पुश करना या पुल करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि हैवियर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, लाइटर ऑब्जेक्ट का मास कम होगा। तो हैवियर ऑब्जेक्ट पजेस मोर फ्रिक्शंस एंड लाइटर ऑब्जेक्ट पजेस लेस फ्रिक्शन। समझ में आ गया कि भारी चीज में फ्रिक्शन ज्यादा प्रोड्यूस होगा और हल्की चीज में फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शंस का डेफिनेशंस, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शंस, देन ऑन व्हाट फैक्टर फ्रिक्शन फोर्सेस डिपेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ फ्रिक्शंस। कितने टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं? बेसिकली हमारे 4 टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर है वो है सिर्फ 3 है ना। तो इसमें हम एक एक करके इनको समझेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप है वो है स्टैटिक फ्रिक्शंस। स्टैटिक फ्रिक्शंस क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, वो रेस्ट में ही रहता है। जैसे कोई हमने एक बहुत हैवी स्टोन है या हैवी कार्टून बॉक्स है, हमने उसको फोर्स लगाया लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला, वो अपनी जगह पे एज इट इज रहा। तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शंस। ये देखिए, इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेस व्हेन दे आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर्स। नॉट मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर मतलब जब एक दूसरे के रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इवन दो द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। यानी कि एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है ना, यानी कि रोल ना तो ये स्लाइड करेगा ना रोल करेगा। यानी कि हमने फोर्स लगाया, सपोज मानिए एक बहुत बड़ा ट्रक है, सपोज बड़ा ट्रक है, उसको हम अकेले फोर्स लगाते हैं तो उससे ट्रक का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो वो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वन है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नाम से समझ में आएगा कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड कर रहा होगा। अपन ने फिसल पट्टी बहुत सारी देखी है, आप सब लोगों ने इस फिसल पट्टी का यूज किया होगा अपने चाइल्डहुड लाइफ में। तो उसमें हमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, यानी कि हम उसके ऊपर स्लाइड करते हैं, तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करेगा तो उस कंडीशन में हमारा स्लाइडिंग फोर्स या स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है। ठीक है ना? व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा सा कम होगा स्टैटिक से। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट वन है रोलिंग फ्रिक्शंस। ये नाम से भी क्लियर हो जा रहा होगा। रोलिंग फ्रिक्शंस का मतलब होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर रोल कर रहा है, जैसे व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स है ना, व्हील्स ऑफ द व्हीकल, किसी गाड़ी के पहिए रोड के ऊपर रोल करते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है उस सिचुएशन में जो फोर्स लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन हो रहा है। जैसे ये मार्कर पेन में ले रहा हूं, हाथ के ऊपर ऐसे चला रहा हूं तो ये रोल कर रहा है। तो इन दिस सिचुएशंस द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शंस। क्लियर है? ओके, तो इसमें क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा। ठीक है ना? फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं
कि वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग में हम देखे थे कि स्लाइडिंग की वैल्यू स्टैटिक से कम होती है। तो इसमें एक रिलेशन निकल के आ गया कि हमेशा सब रोलिंग फ्रिक्शन उससे बड़ा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उससे भी बड़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्थ टाइप का है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शंस। फ्लूइड मतलब समझ गए, जिसमें हमारे गैसेस और लिक्विड्स दोनों आ जाएंगे। ठीक है ना, यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स लिक्विड्स के थ्रू या जो फ्रिक्शन फोर्स गैसेस के थ्रू एक्सर्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शंस, और इसको हम ड्रैग भी बोलते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रैग। क्लियर है? यानी कि लिक्विड जैसे मान के चलिए, सपोज हम वाटर है, वाटर में हम स्विम करने जाते हैं, तो वाटर के थ्रू जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट होगा वो हमारा क्या होगा, ड्रैग होगा या फ्लूइड फ्रिक्शंस होगा। क्लियर है, समझ में आ गया? इसमें एक चीज और आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है। फ्लूइड फ्रिक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, यानी ड्रैग की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है कि वो जो लिक्विड है उसका नेचर कैसा है, यानी वो पानी है कि ऑयल है या और ज्यादा गाढ़ा लिक्विड है। तो जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उतना उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। देखो वाटर हमारे एक आइडियल फ्लूइड होता है, तो वाटर में सबसे कम फ्रिक्शन होगा। ऑयल लेंगे तो ऑयल में थोड़ा ज्यादा होगा। इसका और एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। आप देखेंगे किसी ग्लास में हमने पानी लिया, पानी भरा और खाली कर दिया, तो ग्लास की जो वॉल्स होती है उसमें देखेंगे पानी थोड़ा थोड़ा चिपका रह जाता है चिपका। हाँ, दूसरा चीज, दूसरे ग्लास में हम लेते हैं क्या, मिल्क। ठीक है, मिल्क या कोई लिक्विड ले लो, ऑयल ले लो, ऑयल भरा उसमें फिर खाली कर दो, तो आप उसको देखेंगे उसकी दीवारों पे, ग्लास की वॉल से उस पर भी ऑयल चिपका रह जाता है। थर्ड ग्लास में हम लेते हैं हनी, है ना, हनी को ऐसे भरते हैं ग्लास में और खाली कर देते हैं, तो हम देखेंगे तीनों ग्लास में सबसे ज्यादा हनी चिपका रह जाएगा, क्योंकि हनी ज्यादा डेंस है, उससे फिर ऑयल और सबसे कम पानी। तो इससे क्या पता चल गया कि लिक्विड हमारा ज्यादा डेंस है, ज्यादा गाढ़ा है, तो ड्रैग हमारा ज्यादा होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, सो यू कैन कंटिन्यू। Okay, so now we will discuss the advantages and disadvantages of the frictions. Okay, advantages, there are many advantages, and in the starting of the chapters I told without frictions we cannot do anything else. Okay, friction is necessary in our daily life. Okay, so there are numerous examples, lot of examples are there, so you can write in on words according to you. Okay, so some advantages are I explained here. Okay, so number one, we can walk on the road. फ्रिक्शन की वजह से हम चल पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप कर गिर सकते हैं, है ना, स्लिप हो सकते हैं या गिर सकते हैं। विदाउट फ्रिक्शन हम वॉक नहीं कर सकते। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ पे मडी रीजन्स होता है, मडी एरियाज होते हैं, या फिर जहाँ पे वेट एरियाज जो गीला हो जाता है पोर्शन, वहां पे हम स्लिप इजीली खा जाते हैं। जहाँ सूखा पोर्शन होता है तो वहां पे हम स्लिप नहीं खाते हैं। तो क्या होता है कि वो जो मडी एरियाज होता है या बैट होता है वो फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर देता है, तो इससे हम स्लिप हो जाते हैं। नंबर टू, फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स एंड ब्रेक स्लो डाउन और स्टॉप्स द मोशन ऑफ ए व्हीकल्स। यानी कि फ्रिक्शन जब हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स जब हमारा है, यानी गाड़ी हमारा जब मूव कर रहा है, चल रहा है, तो हमें जब स्टॉप करना होता है तो हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक्स को अप्लाई करने से क्या होता है कि ब्रेक्स, आपने देखा होगा तो व्हील्स और ब्रेक शू दोनों के अंदर एक रिलेटिव मोशन होता है, और वो एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है व्हील्स के ऊपर, जिससे व्हील्स की स्पीड कम होते धीरे धीरे वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहेगा। तो सोचिए अगर मूव करता रहेगा या ऑन टाइम हमने उसको रोक नहीं पाया तो कितना बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ड्यू टू फ्रिक्शंस होल्ड द पेन टू राइट। यानी कि हम फ्रिक्शन की वजह से क्या कर पा रहे हैं, अभी मैं लिख पा रहा हूँ, आप कुछ लिख पा रहे हैं, है ना। अगर हमारा फ्रिक्शंस नहीं होगा तो हम कुछ भी होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शंस वी कैन होल्ड एनीथिंग्स, ओके, एंड डू अवर वर्क। नेल्स है, हमें नेल्स को वॉल्स में अगर वो करना है, उसको वहां पे ठोकना है, तो हम उसको होल्ड करते हैं। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बार बार स्लिप खाएगा। तो फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारी डेली लाइफ में बगैर फ्रिक्शन के हम खाना भी नहीं खा सकते। खाना हम जब मुंह च्यू करेंगे ना तो हमारा खाना च्यू नहीं होगा, अच्छे से हम निगल नहीं पाएंगे खाना, है ना। तो बहुत ज्यादा हमारे फ्रिक्शन लिए हमारे लिए बेनिफिट है। ठीक,
नेक्स्ट वन है फ्रिक्शन हेल्प्स इन लाइटनिंग द मैचेस स्टिक्स। ओके, तो लाइट जनरेट, फायर जनरेट करने के लिए हमारा फ्रिक्शन होता है। जब मैच स्टिक्स होता है तो उस बॉक्स पे अपन स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच में, तो उस फ्रिक्शन की वजह से फायर जनरेट हो जाता है। ओल्ड एज में आपने बहुत सारी स्टोरीज में या कई सारे इंटरनेट पे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले लोग पत्थरों से आग जलाते थे। पत्थरों से मतलब कैसे, पत्थर को ऐसे रगड़ते थे ना, तो जब पत्थरों को रगड़ते थे इस तरीके से तो क्या होता था, फायर जनरेट होता था। वो फायर फिर वो यूटिलाइज करते थे अपने बेनिफिट के लिए, है ना। तो देर आर मेनी एडवांटेजेस, है ना। आई राइट हियर 4-5 ओनली। ओके, तो यू कैन राइट बाय योरसेल्फ, मेनी एग्जांपल्स आर देयर। आप अपने हिसाब से जितने मर्जी है उतने एग्जांपल्स लिख सकते हो इजी वर्ड्स में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूव टू द डिसएडवांटेज ऑफ द फ्रिक्शंस। तो जिस तरीके से हमारी लाइफ में एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के, तो उसी तरीके से कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ना। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल इन आवर डेली लाइफ, as soon there are many disadvantages also there. Okay, यानी कि फायदे के साथ में उसके नुकसान भी हैं। तो नुकसान क्या है वो हम देख लेते हैं। फ्रिक्शन अपोज द मोशन एंड स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ा तो यही लॉस है हमारा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन रोक देता है ना। जैसे क्रिकेट का बॉल है या फुटबॉल है, फुटबॉल अगर किक करते हैं तो कुछ दूर तक जाएगा ग्राउंड पे, रोल 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 करते करते वो जाकर रुक जाएगा। अगर वो नहीं रुकेगा तो सोचो दूर जा सकता है, या अपोजिशन वाले गोल पोस्ट में भी जा सकता है, तो रुक जा रहा है बीच में ही। तो बहुत ये हमारे यहाँ पे नुकसान भी हो जाता है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको रोक देता है ना। नंबर 2, मशीन पार्ट्स गेट हीटेड ड्यू टू फ्रिक्शंस। ये भी एक कॉमन सी बात है कि मशीन पार्ट्स हीट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी गाड़ीज है, हम अगर 5, 10, 25 किलोमीटर अगर उससे ड्राइव करके आते हैं, उसके बाद देखते हैं तो उसका इंजन जो है ना बहुत ज्यादा हीट हो जाता है, क्योंकि मशीन पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर रोल करते हैं, और रोल करने से क्या होता है, उनके अंदर फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो हीट प्रोड्यूस होता है, तो इससे हमारे मशीन पार्ट्स भी हीटेड हो जाते हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा, चाहे हमारा फैन हो, चाहे हमारा कोई भी चीज हो, जो भी चीज अगर हम यूज कर रहे हैं मशीन को, तो कुछ देर बाद वो हीट हो ही जाता है। इवन मोबाइल फोन ऑल्सो। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, फ्रिक्शन कॉज wear and tear of materials like sole of the shoes, tires of the vehicles. wear and tear का मतलब होता है जैसे कोई चीज को यूज करते करते घिस जा रहा है, टूट जा रहा है। हमारे स्लीपर्स, शूज, ये क्या हो रहे हैं, टूट जा रहे हैं घिस घिस के धीरे धीरे, तो ये क्या हो रहा है, wear and tear, है ना, नुकसान भी हो रहा है और फट भी जा रहे हैं। तो ये फ्रिक्शन की वजह से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारे शूज ऐसे नए के नए रहते, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे, और हम वॉक कर रहे हैं तो फ्रिक्शन से वेयर एंड टियर भी हो रहा है। तो दोनों चीजें हमारे लिए हैं, है ना, नुकसान भी है और फायदे भी हैं। तो वेयर एंड टियर भी होता है। हमारे टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आपने देखा होगा, नया टायर धीरे धीरे पुराना हो जाता है, ग्रिप उसका पूरा जो है वो घिस जाता है। तो क्या है कि फ्रिक्शंस हमारा जो है यहाँ पे हमारे लिए एक क्या बोल सकते हैं कि डेविल की तरह है, एक हमारा नुकसान हो रहा है यहाँ से फ्रिक्शन से, ठीक है। तो देयर आर मेनी पॉइंट्स आर देयर, वन मोर पॉइंट्स इज हियर, फ्रिक्शन कॉज वेस्ट ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से हमारा एनर्जी का वेस्टेज भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे गाड़ीज का जो आपने एक सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ये है कि जब हम नया गाड़ी खरीदने जाते हैं तो शोरूम वाले हमको एक बताते हैं कि ये गाड़ी का एवरेज है 80 किलोमीटर पर लीटर, यानी 80 किलोमीटर चलेगा एक्चुअल में, लेकिन असल में जब हम लाते हैं उसको तो 80 नहीं देता है, 70 और 65 के आसपास उसका एवरेज गाड़ी का रहता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो शोरूम वाले रहते हैं ना, वो लोग उस मशीन को चेक करते हैं, वो दूसरे तरीके से चेक करते हैं, वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है ना। लेकिन हम जब एक्चुअल में चलाते हैं मार्केट में, कहीं ब्रेक्स लगा रहे हैं, कहीं स्लो कर रहे हैं, कहीं स्पीड ले जा रहे हैं, तो इस समय क्या हो रहा है, हमारा डिसकंटिन्यूटी हो रही है ना। तो डिसकंटिन्यूटी होने से क्या होता है, हमारा फ्रिक्शन ज्यादा हो जा रहा है। फ्रिक्शन ज्यादा होने से हमारे हीट के रूप में हमारा जो कुछ एनर्जी थी वो वेस्ट हो जाती है। तो इससे हमारे पास क्या होता है, किसी भी मशीन के जो है इफिशियंसी वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है। तो ये हमारे बहुत सारे एग्जांपल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप चाहो तो इससे ज्यादा पॉइंट्स भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। Okay friends, so this is the last topic of this chapters. Okay, with the help of this chapters we will finish the explanation part of this. After the explanations you can write the question and answer of this chapters. Okay,
सो नाउ वी आर डिस्कसिंग इंक्रीजिंग फ्रिक्शंस। इंक्रीजिंग फ्रिक्शंस मींस क्यों हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे, फ्रिक्शन को कब इंक्रीज करेंगे, जब हमारे लिए ये बेनिफिशियल होता है, नेसेसरी एबल होता है, तो हम इसको इंक्रीज करते हैं। जहां हमें जरूरत होती है वहां पे हम इंक्रीज करेंगे। तो कुछ मेथड्स हमने जो है यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो इन सम केसेस फ्रिक्शन इज डिजायरेबल मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शंस इन्वॉल्व मेकिंग द सरफेस रफ फॉर बेटर ग्रिप। फ्रिक्शन को क्यों इंक्रीज करते हैं? बिकॉज फॉर द बेटर ग्रिप, अच्छा ग्रिप बनाने के लिए हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो देखिए कुछ मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नंबर 1 है हमारा टायर ऑफ व्हीकल्स आर ट्रीटेड विथ मेनी ग्रुप्स ऑन देयर सरफेस। आपने देखा होगा व्हीकल के जो टायर्स होते हैं वो कभी भी प्लेन स्मूथ नहीं होते हैं, वो हमेशा ग्रुप्स उसके अंदर रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं। क्यों रहते हैं? अगर ग्रुप्स नहीं रहेंगे तो हमारा टायर्स का ग्रिप जो है ना वो अच्छा नहीं होगा। पुराने टायर में जो ग्रुप्स होते हैं वो घिस जाते हैं तो हमारा रोड के साथ में ग्रिप अच्छा नहीं होता है, तो व्हीकल स्लिप खाने लगता है। ये सब हम हमारे लाइफ से रिलेटेड है तो हमें अच्छे से पता है। नेक्स्ट है हमारा सोल ऑफ शूज ऑफ स्पोर्ट्समैन आर स्किप्ड फॉर बेटर ग्रिप। यानी आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, उनके जो सोल होता है जो शूज का, उसमें बहुत ज्यादा स्पाइक्स होते हैं। वो स्पाइक्स अच्छे ना मतलब बेटर ग्रिप के लिए होता है, क्योंकि अगर वो सडनली रन करते हैं या फिर क्लाइंब करते हैं माउंटेन को, तो अगर ग्रिप नहीं होगा तो वो स्लिप खाएंगे तो वो कभी भी अपने जो टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो एथलीट्स स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं, इनके जो सोल होता है शूज का वो ज्यादा स्पाइक्स उसके अंदर होते हैं, ज्यादा स्पाइक्ड होता है। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विथ सॉइल for the better grip on their opponents. Not even the kabaddi player, even a wrestler also. In our country, old traditions wrestlers are there. अखाड़ा जिसे अपन बोलते थे, अखाड़े में जो रेसलिंग करते थे, पहलवानी करते थे ना, वो लोग आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में, जैसे इसमें सुल्तान मूवीज आई थी, आपका आमिर खान वाला जो आया था मूवीज, है ना। तो इन सब में क्या है, आपने देखा होगा कि वो जो अखाड़े की जो मिट्टी होती है ना, उसको ऐसे करके रब करते थे, हाथों में ऐसे रब करते थे। क्यों? क्योंकि वो जब रेसलिंग करते थे तो स्वेट से क्या होता था, उनकी ग्रिप जो है ना लूज होती थी। तो ग्रिप को बेटर करने के लिए वो अपने हाथ को जो है ना क्या करते थे, ड्राई। तो ड्राई करने का और तरीका तो है नहीं, तो वहां से वो मिट्टी से ही वो जो है ड्राई करते हैं। ठीक है ना। तो ये जो सब है हमारे इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के मेथड्स हैं, इन सबसे हम फ्रिक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ मेथड ऐसे भी जहां रिड्यूस करते हैं, क्योंकि हमें रिड्यूस भी हमारे लिए दोनों अपने डिपेंड्स करता है हमारी नीड्स क्या है, हमारी डिमांड क्या है। जहां इंक्रीज करना होता है वहां हम इंक्रीज करते हैं, जहां डिक्रीज करना है वहां पे हम डिक्रीज को हम रिड्यूस भी बोल सकते हैं। तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस, नंबर 1 बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। आपने देखा होगा व्हील्स जब हम फिट करते हैं तो उसमें एक बेयरिंग लगा रहता है, बॉल बियरिंग। उससे क्या होता है कि हमारा फ्रिक्शन कम हो जाता है। अगर बॉल बियरिंग नहीं यूज करेंगे, नॉर्मली ऐसे ही उसको हम वो कराएंगे, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो हम हमारा बियर एंड टियर हो सकता है। तो बॉल बियरिंग यूज करके हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स हमारे सॉलिड लुब्रिकेंट हो सकते हैं, लिक्विड्स लुब्रिकेंट हो सकते हैं। लिक्विड लुब्रिकेंट्स में हमारा ऑयल है, और सॉलिड लुब्रिकेंट्स में आप देखेंगे तो कैरम पाउडर जो आप यूज करते हैं, कैरम जब खेलते हैं ना अपन, तो उसमें अच्छे से हमारा जो स्ट्राइकर है और जो बाकी जो क्या बोल सकते हैं पॉइंट्स, जो गोटी है वो अच्छे से स्ट्राइक हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैरम पाउडर यूज करते हैं। तो अभी फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है हमें, है ना। नेक्स्ट है हमारा बाई पॉलिशिंग द सरफेस। तो कुछ जगहों पे हम ऐसा भी करते हैं जहां दो सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, उससे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। वाई यूजिंग व्हील्स और रोलर्स। तो आपने देखा होगा अक्सर व्हील्स और रोलर्स हम यूज कर लेते हैं। जैसे ट्रॉली बैग है, अगर हम उसको पुश करके ले जाएंगे तो ज्यादा ताकत लगेगी, लेकिन अब ट्रॉली बैग में व्हील्स लगा दिए नीचे, तो व्हील्स लगाने से क्या हो रहा है, वो इजिली पुश हो जाता है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स या पुल हो जाता है तो प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो व्हील्स और रोलर्स को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड लास्ट वन है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है वाई स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग क्या होता है? स्ट्रीम लाइनिंग आपने देखा होगा, फिश जो शेप होता है, फिश का जो शेप होता है ना, वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। एरोप्लेन का जो शेप होता है ना, वो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। कार का जो शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये जो अगर मान लो ऐसा फ्लैट सरफेस होगा, मान लो एक एरोप्लेन ऐसा फ्लैट सरफेस है और वो फ्लाई करेगा एयर में,
तो क्या होगा, वो पूरा इतना एरिया होगा जितना फ्लैट, पूरी एयर उसको धक्का मारेगी तो उसको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम्स होगी, हो सकता है आगे नहीं भी बढ़ पाए, है ना। तो ये क्या होता है, स्ट्रीमलाइन शेप, ऐसा करके पेंसिल टाइप का फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि पॉइंट सामने होता है, तो वहां पे जो एरिया है जहां एयर स्ट्राइक करेगी ना वो बहुत कम है, तो और उसके आजू बाजू से ऐसे निकलती चली जाएगी, है ना। तो आप नहीं, अगर आपको, तो आप खुद भी एक चीज को प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप ऐसा एक बहुत बड़ा ऐसा एक बोर्ड लेके चलो ऐसा हाथ में, और आप रन करो, तो आप नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि वो बहुत हवा स्ट्राइक करेगी उससे, आप इतना स्पीड में नहीं। तो स्ट्रीमलाइनिंग से मोस्ट इंपोर्टेंट है, कार है, फिश है ना। फिश जो है अंडर वाटर जो है ना फास्ट ट्रेवल करती है, तो अगर वो फ्लैट सरफेस होगी सामने से तो वो इतनी स्पीड में जो है ना ट्रेवल्स नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन से भी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इससे भी हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो विद दिस एक्सप्लेनेशंस आवर चैप्टर इज फिनिश। नाउ आफ्टर दिस यू कैन राइट द क्वेश्चन आंसर रिलेटेड विद दिस चैप्टर्स। ओके, सो यू रेडी? Hello students, now you can write the question answer. First one is the fill up. Okay, so first one, friction is the force that oppose the relative motion between two surface in contact. Okay, so here is the answer, oppose. Second one, friction is caused by of irregularities on the surface in contact. तो यहाँ पे आ जाएगा interlocking. Okay, फ्रिक्शन एक्चुअली दोनों सरफेस की इंटरलॉकिंग होता है इरेगुलरिटीज के बीच में, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो हियर इंटरलॉकिंग विल कम। थर्ड वन, फ्रिक्शंस प्रोड्यूसेस हीट, वेरी इजी। फोर्थ वन, वी यूज वॉल बियरिंग टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है। हमने देखा था लास्ट में जो मेथड्स ऑफ रिडक्शन था ना, उनमें था बॉल बेरिंग यूज करके, तो इसमें आ जाएगा रिड्यूस फ्रिक्शंस। फिफ्थ वन, द स्मूथर द सरफेस लेसर विल बी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस, ये भी बताए थे हम कि सरफेस स्मूथ होगा तो लेस होगा और रफ होगा तो ज्यादा होगा, ठीक। सिक्स्थ वन, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शंस। ओके, हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम ही होगा, ठीक। After this, we will discuss multiple choice questions. So first one, friction occurs because most of the surface are not, है ना, इसमें प्लेन, रफ, स्मूथ, हार्ड। तो फ्रिक्शन occurs because, क्यों होता है? Because most of the surface are not smooth, ज़्यादातर सरफेस स्मूथ नहीं है, इसीलिए उनके अंदर फ्रिक्शंस होता है। So second multiple choice, फ्रिक्शंस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, लुब्रिकेट से भी हम कम करते हैं, बॉल बेरिंग से भी कम करते हैं, व्हील से भी, तो ऑल ऑफ देम, ठीक है। सारे मेथड्स हमारे रिड्यूस करने के हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ देम हो जाएगा। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग फ्रिक्शंस, हम फ्रिक्शन कैसे इंक्रीज करते हैं? लुब्रिकेट यूज करके तो नहीं कर सकते, स्ट्रीमलाइनिंग से भी नहीं करते, पॉलिशिंग से भी नहीं करते, है ना। थ्रेड्स ऑन अ टायर, ठीक है, थ्रेड्स ऑन अ टायर, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 4, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज फ्रिक्शन इज लेस, ठीक है, आइस पे चलना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है। फिफ्थ वन, फ्रिक्शन इज एक्सर्टेड बाय सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड ऑल ऑफ देम। तो फ्रिक्शन किसके थ्रू एक्सर्ट होता है? देखो, है ना, फ्रिक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल ऑफ देम, सबके थ्रू एक्सर्ट होता है, तो इसमें भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फिफ्थ वन, ऑल ऑफ देम, ठीक है, क्लियर है। सिक्स्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस, डिसएडवांटेज यानी नुकसान, डिफॉर्मिंग ऑफ सोल्स ऑफ शूज, ठीक। नेक्स्ट वन है राइटिंग ऑन अ पेपर एंड ब्लैक बोर्ड, वर्किंग ऑफ ब्रेक्स ऑन साइकिल एंड कार, ट्रक्स टायर हैव ग्रूव्स ऑन इट। तो क्या बोल रहे हैं कि क्या हमारा डिसएडवांटेज है? तो डिफॉर्मेशन ऑफ सोल ऑफ द शूज, सिक्स्थ का फर्स्ट वन आंसर है, डिफॉर्मेशन ऑफ द सोल, यानी कि क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से डिफॉर्म हो जाते हैं ना, घिस जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। सेवंथ वन, एन इरेगुलर सरफेस विल हैव, इरेगुलर सरफेस में क्या होगा?
मोर फ्रिक्शन होता है तो ग्रेटर फ्रिक्शंस, है ना, ठीक है। इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर का मतलब रफ सरफेस होता है तो इसमें ग्रेटर फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्रेटर फ्रिक्शन हो जाएगा। टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन फील्ड एंड शूज, है ना, शूज और फील्ड के बीच में फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए एथलीट्स शूज आर प्रोवाइडेड विथ ग्रुप्स, पॉलिश, ग्रीस और स्पाइक्स। तो क्या आ जाएगा इसमें? स्पाइक आ जाएगा। 8th का क्या आ जाएगा हमारा? स्पाइक्स रहता है, शूज में हमारे स्पाइक्स रहते हैं, उससे हमें अच्छा बेटर ग्रिप मिलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि इसका हो जाएगा डी, ठीक है। फर्स्ट का डी हो जाएगा, यू कैन सी इन द बुक। देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। पॉलिशिंग सरफेस क्या करते हैं हमारे? डिक्रीज करते हैं फ्रिक्शन को। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शंस क्या होता है हमारा? एडवांटेज कैसे होता है? एडवांटेज जो है अप्लाइंग ब्रेक्स, इससे हमें फायदा मिलता है क्योंकि गाड़ी हमारे रुक जाता है। 5th है डिसएडवांटेज, हीट प्रोडक्शंस, ठीक। तो इस तरीके से जो है ना ये हमारा मैच द फॉलोइंग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 1 वर्ड है तो 1 वर्ड्स आप यहीं पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन इंक्रीज विद द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रू और फॉल्स? मास के साथ में बढ़ता है, ये हम बताए थे आपको, इसलिए ट्रू हो जाएगा। सेकेंड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाई फ्लूइड्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्लूइड के थ्रू एक्सर्ट होता है, उसको हम ड्रैग बोलते हैं, ये भी करेक्ट है। फ्रिक्शन जनरेट्स दिस, क्या जनरेट करता है? हीट जनरेट करता है फ्रिक्शन। क्लियर है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो शेप दैट हेल्प टू रिड्यूस ड्रैग, स्ट्रीमलाइंड, है ना, क्योंकि लिक्विड में जो है ना फिश वगैरह होते हैं तो स्ट्रीमलाइंड शेप होता है, उससे उनका फ्रिक्शंस कम हो जाता है। नंबर 5, टायर्स हैव दीज द इंक्रीज फ्रिक्शंस, क्या होता है? थ्रेड्स या ग्रुप्स, दोनों लिख सकते हो, थ्रेड्स भी लिख सकते हो और ग्रुप्स भी लिख सकते हो। टायर के ऊपर ग्रुप भी होते हैं और थ्रेड्स भी होते हैं, दोनों में से आप कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो। 6th वन, ओनली रफ सरफेस हैव इरेगुलरिटीज, ट्रू और फॉल्स? नहीं, अब सारे स्मूथ सरफेस के पास भी इरेगुलरिटीज होती है, रफ सरफेस के पास भी होती है, इसलिए फॉल्स रहेगा, है ना। इरेगुलरिटीज का मतलब होता है कुछ उसमें अप एंड डाउन, तो वो सब में होते हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम, है ना। तो ओनली रफ सरफेस नहीं, सब होता है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारे 1 वर्ड क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे आंसर द फॉलोइंग और लॉन्ग आंसर रहेंगे, ओके। सो हेलो स्टूडेंट्स, सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, you can see one by one. What is frictions? Okay, the friction which oppose the relative motion between the two surface in contact with each others. Okay, so second questions, give 2 properties of frictions. Number 1 property, friction oppose the motion of the objects. Number 2, friction produces heat. 3 questions, why do sportsmen use shoes with spikes? The answer is sole of the shoes of sportsmen are spiked for better grip and to prevent slipping. Number 4, what are lubricants? Lubricants help the surface to move easily over one another. Oil, greases, graphites, powder, etc. are some common lubricants. Then next one, question number 5. Why does a ship have streamlined shape? The ship have a streamlined shape to reduce frictions and allow them to move easily. Okay, question number 6. What do you slip when you step on a banana peels? We will slip when our steps on a banana peels because it reduces the frictions of force between our feet and grounds. Okay, after this long answer questions, so this is the first long answer questions. Discuss the different type of frictions. So we know very well there are 4 type of frictions. Number 1 is static, है ना. In this one, it is the force acting between 2 surface when they are not moving relative to each others. Okay, then
Second one, sliding frictions. It is the force acting between the two surface when object slides on another. Okay. Third one, rolling frictions. It is acting in a between two surface when the one object rolls over another objects. Okay. इस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शंस का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, देन रोलिंग फ्रिक्शंस. लास्ट वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड exert a force of friction when object move through them. This friction is also called drag. Okay. Okay, finally with this questions our chapter finish, and then question number 5 is activity based questions, so we will not cover now. Okay, thank you.